सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक को बहुत ही सरलता विधि से बताने का प्रयास किए हैं। यदि आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कठिनाई को या दिक्कत को दूर करेंगे। तो चलिए फिर अपने वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हम विद्युत चालन पढ़ने से पहले देखते हैं कि एक परिपथ क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको परिपथ के ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आगे हमारे क्वेश्चन में बार बार आएगा कि परिपथ, तो आप सबको समझ में नहीं आएगा कि परिपथ क्या होता है। तो हम चलिए पहले देखते हैं परिपथ क्या होता है। अब देखिए, परिपथ क्या है, दो शब्द मिले, परि प्लस पथ। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, मतलब वह रास्ता जिस पर क्या जाए, विद्युत करंट जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग जाएं, उस रास्ते पर हम नहीं जा सकते। जैसे कि सबके लिए रास्ता अलग अलग बना है, इस प्रकार से जो हमारा विद्युत धारा है उसके लिए भी एक रास्ता है। उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। जैसे हम लिखे डिफिनेशन में, वह बंद पाथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा की क्वालिटी है कि यदि आपका पाथ बंद रहेगा तभी प्रवाहित होगा, अन्यथा वो प्रवाहित नहीं होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एक सर्किट बनाकर आपको दिखा दिए, यहाँ पर वोल्टेज लगा है, यहाँ प्रतिरोध या स्विच है। अब देखिए, यहाँ से तो करंट जाना चाहेगा, वह जाएगा, लेकिन देखेंगे यहाँ पर क्या है, यह स्विच खुला है, तो क्या करेगा, करंट हमारा आगे नहीं जाएगा। तो यदि इसी हम स्विच को क्लोज कर दें, यदि हम क्या कर दिए, इस स्विच को हम नीचे क्लोज कर दिए, यदि हमारा स्विच क्लोज हो गया तो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यदि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब हमारा परिपथ जो हो क्लोज हो, अन्यथा वह प्रवाहित नहीं होगा था। आई होप आपको परिपथ समझ में आया होगा। तो इसमें एक नया टॉपिक आप देखिए आया, विद्युत धारा। तो चलिए हम फिर देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। अब देखिए, परिपथ को हम CKT से शॉर्टकट में प्रदर्शित करते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q/T होता है, जो Q है वो हमारा आवेश है और T समय है। विद्युत धारा का मात्रा होता है कूलाम पर सेकेंड, या फिर इसी को कहते हैं एम्पियर। एम्पियर को हम A से प्रदर्शित करते हैं। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या A लिख दिया जाएगा, तो अब जानिए उसका कहने का मतलब कि एम्पियर है। अब देखिए, यहाँ वोल्टेज सोर्स एक हम लगा दिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ प्लस वाले सिरे से हमारा करंट निकलता है, और जितना करंट प्लस वाले सिरे से जाता है उतना ही करंट माइनस वाले सिरे पे आना चाहिए। आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि अब देखिए एक नया टॉपिक। अब देखिए, विद्युत विभव क्या होता है। हमारा विद्युत विभव क्या होता है, चलिए फिर देखते हैं। विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यदि कोई एकांक आवेश मतलब एक कूलाम का आवेश हो, अनंत से कहाँ लाए, विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक नया टॉपिक है, हम आगे उससे डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य, कौन सा कार्य, जो हम अनंत से आवेश को लाने में किए हैं, अपान में आवेश। विद्युत विभव बराबर होता है W/Q, किए गए कार्य को W से और आवेश को हम Q से प्रकट करते हैं। इसका मात्रा होता है जूल पर सेकेंड, या फिर इसका क्या होता है, वोल्ट मात्रक होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा विभवांतर। अब देखिए, विभवांतर और हमारा विद्युत विभव दोनों अलग टॉपिक है। इसका मात्रक सेम होता है। अब इससे नहीं कि दोनों सेम होता है, इसके जो हमारा डिफिनेशन है अंतर होता है डिफिनेशन में। जैसे लिखा है विभवांतर। अब देखिए, विभवांतर को हम बताएं कि विभवांतर दो शब्द से बना, विभव प्लस अंतर, मतलब जो विभवांतर होता है वो विभवों का अंतर होता है। इससे अब लिख दिए, विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ये भी सही है। या फिर इसका एक और डिफिनेशन है,
विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में ही एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। लेकिन विभव में क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु आवेश को कहाँ लाना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में। इसका यही अंतर है। उसमें क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में एक अंक का आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, और उसमें क्या है, अनंत से लेकर आते हैं। जैसे विभवांतर किया गया कार्य अपान में आवेश, तो V बराबर W/Q। इसे इसको कहते हैं जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को कहते हैं हम वोल्ट कहते हैं। अब देखिए कुछ हम और आगे बताएं। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक विभवांतर हमको ज्ञात करके VA, एक टर्मिनल है VA, दूसरे का वोल्टेज VA या R है, तो विभवांतर इसका क्या होगा, VA माइनस VB। देखिए यहाँ पर एक विभवों का अंतर विभवांतर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए VB माइनस VA। अब कैसे, देखिए अब A वाले से जा रहा है धारा, मतलब A वाला टर्मिनल जो है प्लस है, A वाला माइनस, मतलब A वाला इसका विभव ज़्यादा है। ऐसे देखिए यहाँ पर विभव B का ज़्यादा है, तो क्या करें, VB माइनस VA। विभवांतर को मापने का, विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, मतलब विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या हुआ। अब देखिए इसमें हमारा आया था एक नया टॉपिक, विद्युत क्षेत्र आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं आवेश को, तो हम फिर देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे कोई एरिया हो, जैसे आवेश होगा, आवेश का एक एरिया होगा, यदि उस एरिया में कोई दूसरे आवेश को लाएंगे तो जो आवेश है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस एरिया का हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, या फिर उसी में अगला टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आवेश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को रगड़ने से आता है उसे आवेश कहलाता है। जैसे क्या होता है, जैसे हम बचपन में थे तो क्या करते थे, हम लोग अपन पेंसिल को सर पे रगड़ कर क्या करते थे, कागज़ के छोटे छोटे वस्तुओं को चिपकाते थे। तो क्या कहता है, रगड़ने से क्या होता है कि हमारा जो आवेश है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये क्या कहते हैं, एक ऐसे नहीं है, डायरेक्ट आप रगड़ेंगे तभी आवेश उत्पन्न होता है। इसलिए क्या है, जो पदार्थ का गुण आवेश है वो एक वस्तु को दूसरे वस्तु को रगड़ने से आता है। या फिर इसमें क्या, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय गुणों का अनुभव होता है आवेश कहलाता है। ये भी सही है। अब दूसरा है, अब हम जानते हैं इस आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर अन्य या फिर Q बराबर IT होता है। कैसे हुआ IT, क्योंकि हम जानते हैं I बराबर Q/T। तो यहाँ पर क्या किया, T से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये गुणा कर दिए, तो क्या हुआ, Q बराबर IT। अब आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। चलिए फिर हम अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक आया हमारा, प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध, जिसे स्पेलिंग अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध भी दो शब्द सुना, प्रति प्लस रोध। प्रति मतलब एक, रोध मतलब रुकावट। जिस प्रकार से जब हम बाइक रोड पे चलाते हैं तो ब्रेकर जो होता है हमारे स्पीड को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे स्पीड में रुकावट डालता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा प्रतिरोध है धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। जैसे कि ब्रेकर हमारा धारा का क्या होगा, स्पीड का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो प्रतिरोध है धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे हम क्या कर दिए, एग्जाम्पल में बताए हैं, प्रतिरोध धारा के प्रवाह में विरोध या अवरोध उत्पन्न करता है। और फिर दूसरा लिखे, प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है। मतलब दोनों का मीन्स एक ही निकल रहा है कि जो हमारा प्रतिरोध है धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। मतलब धारा प्रवाहित जितना स्पीड से होना चाहिए था उतना नहीं होगा। अब देखिए प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए अब अगले देखते हैं टॉपिक। अब देखिए यहाँ लिख दिए हैं, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक ओम होता है। अब देखिए
अब यहाँ का VA VB ये जो हमारा ये टर्मिनल है प्रतिरोध है। यदि आप ऐसा कोई फिगर देख रहे हैं तो ये प्रतिरोध का फिगर है। प्रतिरोध को 8 लिखें तो क्या कर रहा है, ये जो हमारा परिपथ है इससे हमें पूछ रहा है कि हमको आप बता दीजिए कि इस परिपथ में करंट कितना प्रवाहित होगा। तो हम करंट जानते हैं क्या होगा, V बराबर I बराबर VA माइनस VB, मतलब विभवों का अंतर बटे प्रतिरोध। अब देखिए विभव का था ये VA माइनस VB अपान R। अब आया हमारा एक नया टॉपिक, स्टूडेंट या फ्रेंड, यदि आप सबको किसी टॉपिक में भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहा, प्रतिरोध की निर्भरता। जिस प्रकार से यदि हमको विद्यालय जाना होगा तो क्या होगा, हमको फीस देना पड़ेगा, या फिर कोचिंग में जाना होगा तो हमको फीस देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे पिताजी हमको पैसा न दे तो हम क्या कॉलेज या कोचिंग नहीं जा सकते। मतलब क्या हुआ कि हम अपने पापा या मम्मी पर निर्भर हैं, कैसे, पैसे के लिए। ठीक उसी प्रकार से प्रतिरोध भी क्या है, किन किन पदार्थ पे निर्भर है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, प्रतिरोध पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध जो है पदार्थ कैसा है उस पर निर्भर करेगा। कि अब जानते हैं हर पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। इस प्रकार से क्या होगा, यदि हमको प्रतिरोध को चेंज करना पड़ेगा तो हमको पदार्थ को चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, प्रतिरोध पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। और दूसरा पॉइंट है, प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। ऐसे हमारा यल है, यदि हम इस यल लंबाई को बढ़ाएं तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ता है। मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के समानुपाती नहीं होता। मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पहले हम समझते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है। अब जैसे आप देख लीजिए, ये जो हमारा एरिया आएगा ये वाला, इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या व्युत्क्रमानुपाती, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब क्या होगा, यदि एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध घटेगा। जो हमारा एरिया है, यदि हम इस एरिया को बढ़ाएं, इसको बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध घटेगा। यदि क्या हुआ, एरिया को घटाना शुरू कर दिए तो हमारा प्रतिरोध बढ़ना शुरू होगा। इसके कहने का मतलब यही है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो हम क्या किए, समीकरण 1 2 दूसरे का R इज प्रोपोर्शनल टू यल अपान ए। अब हम जानते हैं जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो ये क्या होगा, ये नियतांक रो आया तो क्या होगा, R बराबर रो L बाई ए। तो इसे हम लिख दिए। अब देखिए, अब बता दे रहे हैं कि अब ये सब पॉइंट का है। R जो हमारा प्रतिरोध है, रो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक या फिर समानुपाती नियतांक, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। यल है चालक की लंबाई, ए है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। अगला हमारा आया विशिष्ट प्रतिरोध, कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो क्या होता है। तो हम बताएं, यह पदार्थ का एक गुण होता है जो पदार्थ अथवा चालक के बदलने पर ही बदलता है। जैसे क्या हो गया, ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है चालक का एक गुण है। जिस प्रकार से कोई स्टूडेंट होगा तो उसकी कोई अच्छाई या बुराई उसका गुण होगा अंदर का, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा पदार्थ है वो विशिष्ट प्रतिरोध उसका गुण है। यदि हमको विशिष्ट प्रतिरोध को बदलना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पदार्थ को ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध तभी बदलेगा जब हमारा पदार्थ बदलेगा। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई में कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि जो है विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। इसे हम लिखते हैं ये रो, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं कि हम जानते हैं, अभी पहले पीछे हल किए, R बराबर रो L बाई ए। हमको रो का मान निकालना है तो एक होगा तिर्यक गुणा कर देते आर ए अपान एल। मतलब क्या होगा, आर ए अपान एल। अब यहाँ पर लिख दे, इसका मात्रक क्या था, ओम मीटर होता है। अब चलिए हम देखते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना जो विद्युत परिपथ है बेकार है। मतलब क्या हुआ, यदि यह टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो क्या होगा, आपका परिपथ पढ़ना बेकार चला जाएगा। मतलब यह इतना इम्पोर्टेंट है कि आप आगे की पढ़ाई करेंगे, यदि आप फिजिक्स लिए या फिर इलेक्ट्रिकल वाले डिप्लोमा किए, चाहे
कुछ भी किए तो ये आपसे ज़रूर मिलेगा, ओम का नियम। तो चलते हैं, ओम का नियम होता क्या है, पढ़ते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में लिखा है ताप, दाब, आयतन। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अब जानते हैं, अब इसको जब हम हटाएंगे पर्सनालिटी को, समानुपाती नियतांक को, तो हमारा का एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट हमारा है R। तो क्या होगा, V बराबर I है। R को क्या कहते हैं, अब अनुक्रमानुपाती नियतांक, और अभी पीछे डिस्कस किए, R क्या है, हमारा प्रतिरोध है। चलिए, आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब का आया नया टॉपिक, ओम के नियम से संबंधित अन्य सूत्र। कोई बात नहीं, जब हमको ओम का नियम अभी पीछे पढ़े लिख दिए, हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या है, V बराबर I है। यदि हम यहाँ से हमको करंट निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, I बराबर, यहाँ I जो R है इसके नीचे चल जाएगा, तो I बराबर V/R। यदि हमको करंट निकालना पड़ेगा तो I बराबर V/R। अब इसी में यदि हमको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे से कहेंगे R बराबर V/I। अब आप सबको समझ में आएगा। अब देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों का हमारा संयोजन कैसे करते हैं। संयोजन मतलब क्या होता है, संयोग मतलब जोड़ना। हम प्रतिरोध को कैसे जोड़ सकते हैं, संयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या ले लिए, अपना कोई मटेरियल ले रहे हैं तो उसको किस प्रकार से संयोग कर कर जोड़ रहे हैं। अब क्या होगा, यदि हम प्रतिरोध का पढ़ रहे हैं तो प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोध के जोड़ने की दो विधि हैं। क्या है, पहला विधि श्रेणी क्रम संयोजन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं। हम लिखे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तथा इनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V है तथा चालक में प्रवाहित धारा I है। अब यहाँ हम लिखे, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होता है जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अब इसको हम आगे फिगर में अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्यों धारा समान होता है, क्यों विभवांतर वो बदलता है। चलिए देखिए, हमारा यही फिगर। अब देखिए, R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है। अब देखिए, जब यहाँ से करंट चलेगा तो करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता मिला। मतलब कि करंट का है एक पथ पे, मतलब का परिपथ में क्या होता है, प्रवाहित होता है। एक परिपथ में प्रवाहित होता है। तो आप देख रहे हैं, इस परिपथ में करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है। अब देखिए, जितना करंट इधर से जाएगा उतना अब माइनस पे आएगा। अब करंट जानता है कि ये सब हमारा विरोध करेंगे, लेकिन बेचारा क्या करे, मजबूर है। क्यों, क्योंकि इसको एक ही रास्ता ही दिए हैं आप। अब ऐसे क्या होगा, एक ही रास्ता मिला तो उनको कुछ भी हो जाए, इनको इन्हीं रास्ता से गुजरना पड़ेगा। आप चाहे इनको कितना भी तकलीफ दे, एक ही रास्ते से जाएंगे। तो इससे सिद्ध हुआ कि करंट को एक ही रास्ता मिला तो क्या होगा, रास्ता एक ही मिला तो हमारा क्या होगा, धारा नहीं विभाजित होगा। मतलब श्रेणी क्रम में हमारा धारा विभाजित नहीं होता। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे सर वोल्टेज कैसे विभाजित हो गया। तो चलिए वोल्टेज पे बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई 3 विद्यार्थी हैं। जैसे मान लीजिए पहले का नाम R1 है, R2 है, R3। मान लीजिए क्या उनको रेस करवा रहे हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए ये जो हमारा विभवांतर उसको हम ग्लूकोज मान ले रहे हैं। जैसे कहा ग्लूकोज है, मान लीजिए पहले बच्चे को हम ग्लूकोज दिए तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से दौड़ेगा क्योंकि उसको ग्लूकोज की मात्रा अधिक मिली। लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा R2 आया तो क्या होगा, पहले वाला बच्चे को जो ग्लूकोज दे दिए उससे जो बचा होगा उसको हम देंगे दूसरे बच्चे को। मतलब कि इसकी अपेक्षा, पहले वाले की अपेक्षा दूसरे वाले को कम ग्लूकोज मिलेगा। ठीक, यदि इसी प्रकार तीसरे वाले का है तो तीसरे वाले को सबसे कम ग्लूकोज मिलेगा। मतलब क्या होगा कि ऐसे सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे कि हमारा क्या है, ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। समझ में आया होगा आपको। यदि ऐसे ही क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ग्लूकोज पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक कोई बच्चा रहेगा जिसको नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि जो वोल्टेज है लास्ट वाले जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं मिल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उस
समांतर क्रम में होती है, न कि श्रेणी क्रम में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए परिपथ के नियम से तो क्या करते हैं, भी का लिखते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जानते क्या श्रेणी क्रम में धारा नहीं बढ़ता, तो लिखे IR1 प्लस IR2 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट रॉन्ग हुआ है, यहाँ पर आई होगा IR3। तब देखिए आई सभी जगह कॉमन है, क्या IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या करें, आई को इधर पक्षांतर कर दिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जानते हैं अभी पीछे फार्मूला है R बराबर V/I, तो क्या हो जाएगा, अब V/I आ गया तो R लिख देंगे। यदि हमको क्या हो गया, ये जो परिपथ है इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध हमको निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट जोड़ देना पड़ेगा। मतलब क्या, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखेंगे, अब लिख भी दिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध सीधे जुड़कर तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब कि यदि तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, यदि वह कोई सीरीज में है तो क्या होगा, उसको डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए 5 ओम, 2 ओम और 1 ओम हमारा क्या है, जुड़ा है और 200 वोल्ट सप्लाई के साथ। अब देखिए हम देखते हैं कि श्रेणी में है कि समांतर में। अब पहले क्या हुआ, प्लस वाले से धारा चला, तो अब देखिए धारा को जाने के लिए एक ही रास्ता मिला, एक ही रास्ता मिला। हाँ, तो मतलब इससे सिद्ध हुआ कि ये जो हमारा परिपथ है श्रेणी क्रम में है। अब देखिए दिए गए परिपथ में या फिर चालक में धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग मिल रहा है तथा धारा प्रवाहित होगा और वह विभाजित नहीं होगा। लिखा गया मतलब विभाजित, अब वही बताएं, अभी बताएं कि क्या होगा, श्रेणी क्रम में धारा विभाजित नहीं होगा। लिखा है दिया गया परिपथ श्रेणी क्रम में। अब R इक्विवेलेंट निकालना है तो सीधे जोड़ देना है, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, अब 5 प्लस 1 प्लस 2, मतलब का ये जो हमारा परिपथ दिखे तो ऊपर, उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट 8 ओम होगा। अब देखिए एक ठीक इसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब देखिए अब यहाँ पर कहा दिया कोई सप्लाई नहीं लिखा है, लेकिन बता दिया कि ये प्लस वाला सिरा है माइनस वाला सिरा है, तो हम जानते हैं प्लस वाले सिरे से धारा जाता है। तो चलिए अब धारा लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ धारा जा रहा है, 5 ओम से गया, अब फिर यहाँ 2 ओम में आया, फिर 3 ओम में, फिर 1 ओम में, फिर 7 में। अब देख रहे हैं धारा को चलने के लिए एक ही मार्ग मिला है। अब ऐसा नहीं कि अब ऐसा बना दिया परिपथ तो हमको नहीं आएगा, नहीं, आपको सिर्फ धारा को चेक करना है कि धारा हमारा विभाजित हो रहा है कि नहीं। यदि विभाजित हुआ तो समांतर क्रम में, यदि नहीं भी जाता श्रेणी क्रम में। अब देखिए अब श्रेणी क्रम में आ गया तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अब क्या करेंगे, जो जो मान दिए हैं 5 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7, अब करके सबको जोड़ देंगे तो आएगा 18। मतलब इस परिपथ जो दिया है इसका तुल्य प्रतिरोध हमारा 18 मतलब 18 होगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए फिर इसमें हम मान लिए क्या है, हम माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है। अब देखिए लिखे समांतर क्रम में संयोजन में विभवांतर समान होता है जबकि धारा विभाजित होता है। चलिए अब देखते हैं कि धारा विभाजित कैसे होता है। अब देखिए ये मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स यहाँ पर V लगा है, ये हमारा V लगा है। अब V लगा है तो करंट कहाँ जाएगा, प्लस वाले सिरे से जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, धारा को जाने के लिए 3 रास्ता मिल गया। ये जो परिपथ है उसमें जाने के लिए धारा को 3 रास्ता मिल गया। तो क्यों, देखिए अब क्या होगा, धारा 3 होगा तो अब धारा हमारा बढ़ जाएगा। अब देखिए I1 I2 I3 मतलब 3 रास्ता है तो धारा 3 रास्तों में चला गया। लेकिन अब देखिए आगे चलकर आ रहे हैं तो जो धारा है हमारा फिर मिल रहा है, मतलब परिपथ जो हमारा फिर मिला है मतलब धारा फिर मिल जाएंगे, तो क्या आएगा, फिर I बन जाएगा और उतना धारा माइनस पे आ जाएगा। मतलब जितना धारा प्लस से चलेगा उतना धारा माइनस पे आएगा। आप यह बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब धारा है विभाजित हो रहा है, मतलब I1 I2 I3 I के ही बराबर होगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो I1 I2 I3 हो गया बराबर। अब जानते हैं I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ओम के नियम से यहाँ निकाल कर आपको दिखा दिए कि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। अब देखिए क्या V सभी जगह कॉमन है, हाँ कॉमन है तो हम कॉमन ले लिए।
अब क्या गया, भी को इस साइड पक्षांतर कर दिया था, आई बाई भी, तो वो गया 1/r² प्लस 1/r2 अब वो यहाँ का हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो बताइए इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन से। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो पहले हम इसे हल करने से पहले देखते हैं कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता कैसे करेंगे, करंट से। एकदम सिंपल है कि आपको करंट ले जाने आ गया तो आप परिपथ आसानी से हल कर लेंगे। तो इसलिए करें, आप करंट को ले जाइए और सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम मान के बताएं अभी, जो हमारा धारा जाएगा प्लस से जाएगा, तो प्लस से देखिए हमारा जा रहा है, प्लस से जाएगा तो जाएगा, तो देखिए धारा को 3 रास्ता मिल गया, तो मतलब धारा विभाजित हो गया। मतलब धारा विभाजित होना मतलब समांतर क्रम में, अभी हम बताएं, तो मतलब समांतर क्रम में धारा बटा हो गया, फिर यहाँ मिलकर मतलब देखिए दिए गए परिपथ में धारा विभाजित हो रहा है, अतः दिया गया परिपथ समांतर क्रम संयोजन में है। तब जानते हो क्या समांतर क्रम से, आर इक्वल तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर r1 प्लस r2 1/r3। अब देखिए क्या रख दिए 1/6 1/3 1/2। अब क्या सबका एलसीएम लिए 6 आया, अब 6 का 6 मार तो आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 के 1, फिर ऐसे कर कर हम भिन्नों का जोड़ किए और हल किए, तो क्या आ गया 6/6। तो ये क्या हुआ 1/r इक्विवेलेंट का मान 1 पूछा, लेकिन हमको पूछ रखा है इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान, तो क्या तुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा, लेकिन यहाँ पर लिख दिया अर्थात तुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। आई होप मेरे मित्र आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि आपको किसी टॉपिक में न समझ आया, यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर आपको किसी टॉपिक को हम बहुत जल्दी से समझा दिए, तो क्या है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमको पूछ सकते हैं। और कृपया कर आप लाइक कर देंगे तो हम समझ लेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया है। और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे क्या हो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, मतलब विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो उससे तापीय प्रवाह कैसे उत्पन्न होगा, मतलब तापमान कैसे बढ़ेगा। चलिए स्टूडेंट, आपका समय व्यतीत न करते हुए अपने लेक्चर को हम यहीं पर एंड रखते हैं। धन्यवाद।